हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े मस्त होंगे, बहुत मजे में होंगे। क्या है ना दोस्तों, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज एक नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं और इस जर्नी में आप लोगों को साथ तो देना ही होगा दोस्तों, तब जाके हौसला बने रहेगा और फिर आप लोगों को इतना ऊंचाई तक ले जाएंगे, तब आप लोगों को लगेगा दोस्तों कि नहीं, सर ने तो सही बात कहा था। इसलिए दोस्तों आप लोगों का साथ चाहिए, इसलिए कह रहे हैं अभी तक चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी एकदम गर्दा उड़ा के दोस्तों। क्योंकि आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ना, वो हम लोग हिंदी मीडियम में फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं, बिंदास रहिए। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। क्या? चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं जी, चैप्टर नंबर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं भैया स्थिर विद्युतिकी। हाय हाय, क्या नाम है, स्थिर विद्युतिकी। लेकिन एनसीईआरटी में ये नाम दे रखा है दोस्तों विद्युत आवेश। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है भैया। अगर आप इंग्लिश में इसका नाम जानना चाहोगे तो एकदम जानना चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एंड फील्ड, आय हाय। तो भैया हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है ये फिजिक्स की एक शाखा है मेरे भाई। क्या है? फिजिक्स की एक शाखा है और फिजिक्स में भी एक शाखा का ये शाखा है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का जो शाखा है वो कहां से आया हुआ है? तो दोस्तों हम लोगों के पास देखिए क्लास 12th वाले फिजिक्स का दो भाग होता है ना। एक होता है फर्स्ट वॉल्यूम, दूसरा होता है सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट भाग में जो हम लोग स्टडी करते हैं ना भैया, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी फर्स्ट भाग में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आय हाय, हम तेरे बिन नहीं रह सकते हैं। किसके बिन? इसके बिन, है ना। तो भाई रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है इसकी दो शाखाएं होती है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब भैया स्थिर विद्युतिकी। घबराइए नहीं, स्थिर विद्युतिकी या वैद्युतिकी, जो भी बोलो जी बोलो ना है। और दूसरा जो होता है ना, दूसरा का जो होता है भैया, वो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक, हाय हाय, इलेक्ट्रोडायनेमिक। हम लोग जो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश जो होता है ना, आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेश जो होता है ना दोस्तों, विरामावस्था में होता है। कहां होता है? विरामावस्था में होता है। विरामावस्था, समझ रहे हो ना? ये किस में होता है? विरामावस्था में होता है। और हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक में जो पढ़ते हैं दोस्तों, वहां पे आवेश गतिशील अवस्था में होता है। आवेश क्या होता है? आवेश गतिशील, गतिशील अवस्था में होता है। याद रखियो दादा, ठीक है। इसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है? यानी अगर आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ करके सभी फर्स्ट भाग के इसी शाखा में आता है। क्या क्या आता है? आइए इधर लिखते हैं।
क्या क्या आता है? एक आता है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। दूसरा जो आता है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। तीसरा होता है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और चौथा हम लोग मैग्नेटिज्म इसी में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना? ये सब जो है ये आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक में है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग आवेश को क्या करते हैं, आवेश मूविंग आवेश को पढ़ते हैं, गतिशील आवेश को पढ़ते हैं। जबकि यहाँ पे कौन से आवेश को, जो आवेश हिला डोला नहीं करता है, बूढ़ आदमी देखना उतना इधर उधर छलांग नहीं लगाता है, उसी चीज का हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले है ना। तो भैया हम लोग अभी यहाँ पे हर बार एक ही चीज यूज करे जा रहे हैं, वो क्या, आवेश। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग शुरू करने वाले हैं यानी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र वाला, यानी पहला चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट हो गया। वहां पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे आवेश क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों, आवेश यानी आवेश, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसी को ना बोलते हैं आवेश। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन तो ऐसे पुड़िया होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना भाई, इधर मुंह लगा लेता, उधर लगा लेता, चारों तरफ घूम लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं विरामावस्था आवेश के बारे में स्टडी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो होगा मूव नहीं करेगा, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ेगा नहीं और करंट उत्पन्न नहीं करेगा, बात खत्म। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आवेश के बारे में। क्या भैया, आवेश सर, आवेश, आवेश या विद्युत आवेश भी इसको बोलते हैं, चार्ज। हाय हाय, चार्ज कर दो ना जी, चार्ज थोड़ा कर दो। तो आइए चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज एक भौतिक राशि होती है, सबको पता है। चार्ज क्या है, एक भौतिक राशि है, और चार्ज के कारण विद्युत और उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उसी को तो आवेश बोलते हैं। थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा से इसकी हिस्ट्री भी आज हम लोग समझने वाले हैं कि यह आवेश आया कैसे। आवेश आवेश आवेश, आज हर चीज आवेश, आवेश के बिना अधूरा है। आज भाई अगर आप लोगों को हम ये वीडियो जो बना के पढ़ा रहे हैं ना भाई, ये भी आवेश का ही कारण है। अब पूछो कैसे? अगर आवेश ना होता तो करंट ना होता, करंट ना होता तो भैया आप लोगों को मोबाइल में हम कैसे रिकॉर्ड करके पढ़ाते, है कि नहीं? बोलिए, ये आवाज यहां से वहां कैसे जाता? ये लाइट जो आप देख रहे, किसके कारण देख रहे? चार्ज के कारण देख रहे। अगर आप यहाँ पे और एक चीज देख रहे हैं, क्या, और एक चीज देख रहे हैं कि हम जो लिख रहे हैं ना भैया, सब देखिए बोर्ड में ही चिपका हुआ है। क्या है? बोर्ड में ही चिपका हुआ है, जैसे लग रहा है कोई है, कोई इन लोगों को पकड़ के रखा है, ऐसे तुमको जाने नहीं देंगे। सच में पकड़ के रखा है, कोई तो पकड़ के रखा है कि ये गिर नहीं रहा। हम यहाँ कलम रखेंगे तो नहीं गिरेगा क्या? गिरेगा, गिरेगा, गिरेगा। ये क्यों ऐसा है दोस्तों, अब भी हम लोग समझेंगे, लेकिन याद रखना ये भी चार्ज के कारण ही है, आवेश के कारण ही है, एक दूसरे पे चिपका हुआ है, नहीं तो चिपका हुआ नहीं होता। ये जो है ना, ये हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग में समझेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में, यानी आवेशन की विधियां में समझेंगे कि यहां पे जो हमने लिखा हुआ ये कैसे चिपक जा रहा है। तो घबराइए नहीं। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, सब लिखते हुए चलेंगे ना, तो आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, होगा कि नहीं? और जब आपका नोट्स तैयार हो जाएगा तो आप आराम से स्टडी करेंगे, फिर जाके जेई जैसे एग्जाम को फोड़ेंगे, नीट जैसे एग्जाम को फोड़ेंगे, 12th बोर्ड को भी फोड़ेंगे, है कि नहीं? वाह क्या बात है। तो चलिए लिख लेते हैं इसका डिफिनेशन। लिखेंगे वह भौतिक राशि जिसके जिसके कारण विद्युत
तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, उससे आवेश या विद्युत आवेश, खाली हम आवेश लिख रहे हैं तो आप लोग घबरा नहीं जाना कि विद्युत आवेश क्या हुआ ही भाई, विद्युत आवेश या आवेश की बात है, आवेश कहते हैं। आइए आवेश के बारे में थोड़ा बढ़िया से जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है भाई, आवेश जो होता है ना, आवेश जो होता है ना, आवेश जो होता है ना, आवेश को Q से लिखा जाता है। किससे? Q से लिखा जाता है मेरे जान। किससे भैया? Q से लिखा जाता है। आवेश को किससे लिखा जाता है? Q से लिखा जाता है भाई। उसके बाद अगर बात करें कि सर आवेश को तो Q से लिखा जाता है, पर आवेश को मापते किससे हैं दोस्तों? तो आवेश जो होता है ना, आवेश का SI मात्रक की बात करूं दोस्तों, तो होता है कूलम। अब यहां कूलम कहां से आ गया रे बाबा? कूलम को हम लोग C से डिनोटेट करते। किससे? C से। अरे ये कूलम कहां से आ गया? अरे कूलम कहां से? तो कूलम, भाई कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट था। अभी हम लोग इसके बाद कूलम्स लॉ जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना। तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। और याद रखना मेरे भाई, ये जो होता है ना, यह एक सदिश नहीं अदिश राशि होता है। आप बोलोगे अदिश क्यों? क्योंकि चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ऐसे छुआ सटसटा के इधर भी चल गया, इधर भी, पूरा शरीर में फैल जाता। अगर चार्ज का एक डायरेक्शन होता तो इधर से आता तो इधर से इधर चला जाता ना। पर आप कभी छू के देखे हैं बोर्ड को? छू के देखोगे ना भाई, गलती से भी वो नहीं करना। एक बार हमने ऐसा कर दिया था। उस टाइम क्लास 9th में पढ़ रहे थे, क्लास 9th या 10th में पढ़ रहे थे। तो एक छोटा सा उस टाइम फोन चलता था, ठीक है ना, छोटा फोन चलता था। तो फोन क्या हुआ, फोन चार्ज नहीं हो रहा था। फोन चार्ज नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा यार चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया, चार्जर को खोल लिए। चार्जर को खोलने के बाद उसमें जो दो इलेक्ट्रोड होता है ना, दुगो दुगो रॉड होता है ना भाई, उसको हमने ऐसे करके छू के देखा, सटाक से मार दिया। बाप रे, ऐसा लगा कि यार जाने निकाल लिया। तो भैया इसका कोई डायरेक्शन नहीं, इधर से गया इधर पूरा फैल गया, है ना। इसलिए ये एक अदिश राशि राशि होता है, होता है। क्या होता है भैया? आवेश, 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 आवेश एक अदिश राशि होता है। अगर आवेश की विमाएं की बात करें, विमाएं की बात करें दोस्तों, तो एम्पियर और सेकेंड होता है। क्या? एम्पियर और सेकेंड। तो इससे मेरा एक फॉर्मूला तो क्यू का बनेगा। एम्पियर मतलब करंट, और टाइम मतलब टाइम। चार्ज को इस फॉर्मूला से भी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं ना। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? करंट इनटू टाइम, वेयर आई इज इक्वल टू क्या? आई इज इक्वल टू विद्युत धारा, धारा। अभी ये चीज तो नहीं भाई, और एक और धारा। और टी इज इक्वल टू क्या? समय। टी इज इक्वल टू क्या? समय। और क्यू इज इक्वल टू क्या? आवेश। क्यू इज इक्वल टू आवेश। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ना भाई, इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा भाई क्या था, आवेश के बारे में था। पर शुरू हम लोग कर चुके हैं, शुरू हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा कोशिश दोस्तों, कि ये आवेश जो है, आवेश के बारे में सुन रहे हैं, सर पढ़ा रहे, ये आवेश कैसे आया। तो अभी हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि हिस्ट्री भी तो जानना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक काम करिए, इसको 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 क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा किसके बारे में, आवेश के बारे में। आवेश का हिस्ट्री को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
क्या? हिस्ट्री, इतिहास। भाई इतिहास, इतिहास मतलब हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री की। तो भाई आवेश के बारे में जब चर्चा हुई थी ना, तो आज से मतलब वो 600 बीसी में हुआ था। कब? 600 बीसी में। ध्यान दीजिए, कब हुआ था? 600 बीसी में। आवेश के बारे में जो चर्चाएं हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 600 बीसी में। बोल 600 बीसी क्या है सर? तो 600 बीसी का मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? हिस्ट्री में तो हम लोग देख ही लिए है ना, पढ़ते भी है ना। कब हुआ है? 2000, आज से 2000 साल पहले। यानी जब जिस साल को शून्य साल माना गया था, वो साल ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसलिए उसको शून्य साल कहा गया। तो ईसा मसीह से ठीक 6 साल पहले, 6 साल पहले दोस्तों, कहां पे? यूनान में। कहा? यूनान में आवेश के बारे में चर्चा होने लगा। आवेश के बारे में चर्चा होने लगा। वो चर्चा करने वाला आदमी कौन था? वो चर्चा करने वाला आदमी थेल्स था। अब बोलोगे ये थेल्स कौन है? थेल्स एक साइंटिस्ट। आप लोग क्लास 10th में मैथ में थेल्स का परमे जरूर पढ़े होंगे, वही थेल्स की बात। अब थेल्स सोचने लगा कि यार, अगर मान लो कोई चीज एक दूसरे से आकर्षित हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसके पीछे कोई राज है। तब उन्होंने क्या किया दोस्तों? तब उन्होंने क्या किया, एक, यहां पे चलते हैं क्योंकि जगह तो छोड़ नहीं सकते, इतना में अभी बहुत करना है, जगह तो छोड़ नहीं सकते। अब उसने क्या किया, एक लिया दोस्तों अंबर। क्या? अंबर। अंबर समझते? अंबर, अंबर को हम लोग रेजिन बोलते हैं, रेजिन। और रेजिन गोंद जैसा होता है। कैसे होता है? गोंद जैसा होता है। मतलब शॉर्टकट बोलो ना, रबड़। क्या? रबड़। एक रबड़ लिया और दूसरा इन्होंने फर ले लिया। फर, जिसको हम लोग ऊन कहते हैं दोस्तों। ऊन समझते हैं ना? अभी ठंडा तो चल गया, ठंडा अब तो ठंडा नहीं लगता, पर ठंडवा में जो हम लोग स्वेटरवा पहनते थे ना जी, वही ऊन की बात कर रहा। तो क्या किया, किसने? थेल्स ने रबड़ और फर यानी ऊन का रॉड लिया। लेने के बाद उसको रगड़ा। रगड़ा। अगर थेल्स के काहेला जाते हो, ये क्या है? ये पेन है ना, इसी को आप रगड़ो कुछ देर के लिए, ऐसे करके रगड़ो। रगड़ने के बाद देखना, ये तो गर्म होगा ही। कपड़वा, कपड़ा क्या हो रहा है? गर्म तो हो ही रहा है। अब आप क्या करिए, एक छोटे से टुकड़ा लीजिए कागज का और उसको ऐसे करके ले जाइए सामने, देखना फटाक से चिपक जाएगा। कारण चिपक जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट थेल्स ने किया। रबड़ और रबड़ और फर जो है ना दोस्तों, रबड़ और फर को इन्होंने रगड़ा। रबड़ और ऊन को रगड़ा। रगड़ने के बाद ये क्या हुआ, ये दोनों क्या किया, छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने, छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। और उस टाइम आकर्षित करने के गुण को इन्होंने स्थितिक आवेशन कहा। क्या कहा? ये जो आकर्षित, छोटे छोटे वस्तुओं को क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। आकर्षित करने लगा। और जब आकर्षित करने का गुण, जो आकर्षित करने लगा ना, तो आकर्षित करने वाले गुण को उन्होंने क्या कहा? स्टैटिक क्लिंग कहा। क्या? स्टैटिक क्लिंग। देखिए यहां लिख देते, थोड़ा सा समझते चलिए ना, आराम से हो जाएगा। स्थितिक, स्थितिक आवेशन। देखिए यहां से एगो टर्म निकला दोस्तों, स्टैटिक क्लिंग, CLING क्लिंग। तो स्टैटिक क्लिंग किसको कहा? कि ये जो दोनों रड था,
ये इसको जब हमने रगड़ा तो रगड़ने के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को, यानी छोटे छोटे वस्तुओं को जैसे कागज के टुकड़े या धूल कणों को इन्होंने क्या किया, आकर्षित करना शुरू कर दिया। और भैया जब आकर्षित करना शुरू कर दिया ना, तो उसी आकर्षण गुण को क्या कहा, स्थैतिक आवेशन कहा। आइए थोड़ा इसका डेफिनेशन कर लेते हैं। लिखेंगे वस्तुओं के आकर्षित या आकर्षण गुणों को क्या कहते हैं, यही कहते हैं, उतना लिखने क्या है जाएंगे। तो वस्तुओं के आकर्षण के गुणों को क्या कहा दोस्तों, स्टैटिक क्लिंग कहा। ठीक है, स्टैटिक क्लिंग कहा। तो यहां से तो इसको एक चीज समझ में आया कि जब किसी दो वस्तुओं को रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो उसमें कुछ तो उत्पन्न होता है जिसके कारण वो दूसरे वस्तुओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है। और जानते हो कहां से विद्युत आवेश निकल के आया, इसी अंबर से दोस्तों। अंबर जो होता है ना, जब देखा कि हाँ इसमें कुछ आ गया है, कोई गुण आ गया है जो किसी दूसरे वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है, तो उस टाइम देखिए ग्रीक भाषा में अंबर जो होता है ना, अंबर जो होता है ना, ग्रीक में इसको दोस्तों इलेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रम। समझ रहे, इलेक्ट्रम, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रम ही कहते हैं, इलेक्ट्रम। और इसी इलेक्ट्रम से क्या उत्पन्न हुआ है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश। यहां से तो इन्होंने देख लिया कि हाँ जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद उसमें कुछ आकर्षण गुण आ जाता है, उसी आकर्षण गुण को इन्होंने विद्युत आवेश कहा, विद्युत आवेश कहा। अब देख भाई, साइंटिस्ट है तो दिमाग तो थोड़ा चलेगा ही, दिमाग तो चलेगा ही। तब इन्होंने क्या किया, और एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, और एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक फिर से अंबर का रॉड लिया। किसका, ये अंबर का रॉड है। ठीक है, अंबर का रॉड लिया और एक इन्होंने क्या लिया, ऊन ले लिया, यानी फर जिसको बोल रहे हैं, फर ले लिया। अब इन दोनों को रगड़ा, क्या किया, रगड़ दिया। अब ये तो धूलकण को आकर्षित करने लगा, तो यहां पे इन्होंने एक आवेशित अंबर रखा। क्या ये आवेशित अंबर है, आवेशित अंबर है, यानी जो आकर्षण का गुण है, आवेशित अंबर यहां पे रखा। ठीक है, अब इस अंबर को जब रगड़ा दोस्तों, इसमें क्या किया, घर्षण किया। क्या किया, घर्षण किया। तो घर्षण करने के बाद क्या हुआ जानते हैं, घर्षण करने के बाद इसमें तो चार्ज उत्पन्न हो गया। अब इसी अंबर वाले रॉड को, इसी अंबर वाले रॉड को, ये भी क्या है, अंबर का ही रॉड है, अंबर वाले रॉड को एक साथ रखा दोनों। जब दोनों को एक साथ रखा तो ये देखा इधर भाग रहा है और ये देखा इधर भाग रहा है। क्या देखा, ये एक दूसरे से दूर भागे जा रहा है। और जब एक दूसरे से दूर भागने लगा तो इसको समझ में आ गया कि इन दोनों में सेम चीज कुछ ना कुछ है। दोनों में क्या है, सेम चीज कुछ ना कुछ है। और इन्होंने फिर से क्या किया, इसी रॉड को यहां ले गया तो फिर ये चिपक गया। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अंबर जो था, अंबर का रॉड जो था, इसमें धन आवेश था। क्या, धन आवेश था। यानी अंबर और अंबर जब रखा इन्होंने दोनों, यहां देखिए हम लिख दे रहे, ये दोनों अंबर रॉड को देखा तो इसमें देखा कि सेम टाइप के आवेश है, दोनों में समान आवेश देखा। क्या देखा, समान आवेश। और जाके फिर से अंबर का रॉड लिया और यहां पे इन्होंने क्या लिया, फर ले लिया। क्या, अंबर यहां लिया, अंबर का रॉड, हम बता दिए अंबर का रॉड मतलब रबड़ का,
और फर मतलब उनका, दोनों का रॉड लिया तो ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगा। एक दूसरे को क्या कहा, क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। तो वहां देखा जब सेम प्रकार का हम रखे थे तो इसमें समान आवेश था, और जैसे अलग अलग ले लिए तो इसमें विपरीत आवेश आ गया। विपरीत आवेश, समझिए बात को, इसमें क्या आ गया दोस्तों, विपरीत आवेश आ गया। तो यहां से एक चीज निकल के आया कि समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। यहां से एक नियम तो मिल गया कि समान प्रकार का आवेश जो होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब तुम ही ले लो ना जी, आप ही लोग ले लो ना जी, हैं? मने मन क्या सोच रहे हैं, मने मन एक चीज तो सोच ही रहे होंगे कि कहां भला एक लड़का से प्यार करेगा रे, करेगा क्या भाई। जो चीज इंसान में ना वही चीज हर एक चीज में। कभी आपने देखा कि एक लड़का लड़का का शादी हुआ? नहीं होता भाई। कैसे होगा, क्योंकि दोनों समान जाति के हैं। कभी देखा एक लड़की और एक लड़की को शादी होते हुए? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों समान जाति के हैं। हमेशा कैसे शादी होता है, ऐसे। कैसे, ऐसे। एक दूसर जाति तो दूसरा दूसर जाति होना चाहिए, यानी ये वो प्लस तो दूसरा माइनस, और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। जबकि प्लस प्लस अरे नहीं है ना, तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि माइनस और प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहां से एक चीज और समझ में आया मेरे भाई, एक चीज यहां से क्या समझ में आया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भैया, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और दूसरा जो होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। समझ रहे? अब धन आवेश जो है इसको प्लस से लिखते हैं, इसको माइनस से। अगर इंग्लिश में इसको तो पॉजिटिव चार्ज और इसको नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, नेगेटिव चार्ज। ये बात तो ठीक है, पर जानते हो ये प्लस और माइनस जो दिया था ना, ये किसने दिया था? एक अमेरिका का साइंटिस्ट था, अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये प्लस माइनस उसके दिमाग में कैसे आया जानते हो? ये प्लस और माइनस उसके दिमाग में कैसे आया जानते हो? मैथ की सहायता से। मैथ की सहायता से उसके दिमाग में आया कि धन आवेश जो है वो प्लस से लिखेंगे, ऋण आवेश जो है वो माइनस से लिखेंगे। धन आवेश को प्लस से और ऋण आवेश को माइनस से। ऐसा क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया जो अब भी आपके दिमाग में चल रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि -1 को +1 के साथ मिला देंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वैसे ही जैसे यहां पे ये अंबर और फर को जब मिला दिया ना, तो यहां पे ये क्या हो गया, ये फिर से अनावेशित हो गया। यानी अब ये फिर से अनावेशित हो गया। अब इस सब में चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? पहले चार्ज रगड़ के लिए थे, फिर जब सटा दिए तो खत्म। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज चल ही रहा होगा, बोल क्या सर बताइए ना। नहीं बताएंगे दोस्तों, नहीं बताएंगे, वो बताने लायक नहीं है।
तो इन्होंने प्लस और माइनस यानी धन आवेश को प्लस दिया और ऋण आवेश को माइनस दिया। क्यों भाई जानते हो? मैथ से लिया। किसने? अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इतना तक तो थेल्स ही कर रहा है, पर यहां पे एक साइंटिस्ट का दिमाग चला और उन्होंने प्लस माइनस दिया, और उसका नाम क्या? फिर से एक बार बोल रहे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैथ की सहायता से उन्होंने इस चीज को दिया। तो यहां पे एक चीज समझ में आया दोस्तों, धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ये क्या था? आवेश के प्रकार था। अब धन आवेश किसको बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। अभी थोड़ा सा लिखेंगे, जगह तो नहीं है, थोड़ा एक काम करते हैं, मिटाते हैं। अगर लेना चाहोगे तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए एक यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा आप क्या बात करूं, यहां से इंपॉर्टेंट, आगे ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज है जी, तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट चीज ही है, तो ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं इसको दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे और हमने मिटा भी लिया। अब देखो यहाँ पे एक बात बता रहे दोस्तों, जैसे हमने अभी बोला धन आवेश, एकदम यार क्या है ना, एकदम बेसिक से पढ़ो, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे? जिसमें प्रोटॉन हो, डायरेक्ट अगर जिसमें जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन अधिक हो। क्या? अधिक हो, प्रोटॉन अधिक हो, अर्थात और एक चीज, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्याग, ठीक है, त्याग कर देता। नहीं, अभी देखो ये तो ठीक है, ये नहीं आएगा, ये दूसरा चीज आ जा रहा है। तो जिसमें प्रोटॉन अधिक मात्रा में हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? धन आवेश। यानी खास तौर पर प्रोटॉन को ही धन आवेश बोलते हैं दोस्तों। किसको? प्रोटॉन को ही धन आवेश बोलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यानी जिसमें, यार शॉर्टकट बोले तो इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। अब एक चीज नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन या जो पदार्थ, ऐसे लिखे, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उससे ऋणात्मक आवेशित कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेशित कहते हैं, याद रखना, ऋणात्मक आवेशित कहते हैं। मान लीजिए यहां पे आइए ध्यान दीजिए, ये एक एटम है। क्या है? एटम है, ठीक है, क्या है दोस्तों? एटम है। अभी मान लीजिए ये सोडियम एटम है, तो इसमें क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जब है तो ये अभी फिलहाल उदासीन है। क्या है? उदासीन है, क्योंकि यहां पे 10, समझिए 11 इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिव वाला, और 11 पॉजिटिव वाला प्रोटॉन है। अब 11 में से 11 गया तो खत्म, 0 हो गया ना, तो उदासीन। उदासीन का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज 0 है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। अब हमने क्या किया, यहां एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहां नेगेटिव साइन थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप देखिए, अगर इसका मास देखूं तो मान के चलो 1 यूनिट है। एक क्या? मास देखो तो 23 यूनिट है,
कितना 23 यूनिट। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए तो अब इसका मास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका मास बढ़ गया मेरे दोस्त, क्या हो गया, बढ़ गया। समझ रहे हो, इसका वजन क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। इसका मास क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया। और इसमें कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम लोग ऋणात्मक आवेशित चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेशित चार्ज कहेंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग देखते हैं धनात्मक या फिर डायरेक्ट, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे या त्याग दे, हाँ त्याग दे, धनात्मक क्या, धनात्मक आवेशित कहा जाता है, आवेशित कहा जाता है। बिल्कुल आराम से समझिए। अब मान लो मेरे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम 2 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आप लोग केमिस्ट्री में तो पढ़े ही होंगे, और नहीं पढ़े तो केमिस्ट्री में हम लोग जो कल स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, कल हम लोग सॉल्यूशन बिलियन स्टार्ट कर रहे हैं। अब बोलोगे सर सॉलिड स्टेट क्यों नहीं कर रहे, तो सॉलिड स्टेट जो है दोस्तों हम लोग अभी ऐसे तो सिलेबस में शायद नहीं है, इसलिए सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो इसमें एक प्लस आ गया, क्या आ गया, एक प्लस। तो ये कैसा हुआ, धनात्मक आवेशित हुआ, ये क्या हुआ, धनात्मक आवेशित हुआ। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका वजन, मास क्या हुआ, घट गया। मास क्या हुआ दोस्तों, घट गया। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 केजी होता है, जबकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। ठीक है, -31 केजी। ठीक है भाई, हाँ तो याद रखना ये एक दूसरे से कितना गुना है, 1836 गुना है। कितना, प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन जो हुआ है 1836 गुना किससे है, इलेक्ट्रॉन से। 1836 गुना किससे है भैया, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये है आपका प्रोटॉन ऑफ मास और ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास। इस चीज को तो याद रखना ही है, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, बहुत ज्यादा। और खास करके मॉडर्न फिजिक्स में, खास करके कहा, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा ये। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि धनात्मक आवेशित पदार्थ, धनात्मक आवेशित पदार्थ, धनात्मक आवेशित पदार्थ की बात करूं तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, आपका आ जाएगा फर यस, इसमें आपका आ जाएगा दोस्तों, रुकिए थोड़ा सा, फर आ जाएगा यानी ऊन आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ऊन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखूं तो बाल, क्या, बाल, ये कंघी करते तो बाल टूट जाता, देखे हो, कंघी में बाल एकदम चिपक जाता है। इसका कारण ये है कि बाल में धनात्मक आवेश है, जबकि अभी कंघी की बात करेंगे तो कंघी में ऋणात्मक आवेश होगा। वैसे ही अगर ऋणात्मक पदार्थ की बात करें, ऋणात्मक पदार्थ की बात करें, अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने हिस्ट्री अभी जाना ना, तो हिस्ट्री में इन्हीं सब चीजों का तो उपयोग किया था ना। इसमें आपका हो जाएगा रबड़, कंघी और बहुत सारे हैं, है ना। तो रबड़ में कौन सा गुण उत्पन्न हो रहा है, ऋण आवेश। कौन सा आवेश रबड़ में उत्पन्न हो रहा है दोस्तों, ऋण आवेश। कंघी में क्या, ऋण आवेश। जबकि फर यानी ऊन में कौन सा, धन आवेश। बाल में कौन सा, धन आवेश। समझे दादा, समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे
करते हैं शुरू चालक और विद्युत रोधी। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, जगह नहीं हो पा रहा भाई। देखने वाले हैं दोस्तों, एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज है। लिखेंगे जब वस्तु पर कोई आवेश, कोई आवेश, अब आवेश से यहां क्या मतलब है? आवेश से मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। आवेश से क्या मतलब है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो जब वस्तु पर कोई आवेश उपस्थित होता है, आवेश होता है, हाँ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे आवेशित आवेशित वस्तु कहते हैं दोस्तों। आवेशित वस्तु कहते हैं, इतना याद रख। जिसमें क्या हो रहा है, अगर जिस वस्तु पर हम लोग कोई आवेश, जिस वस्तु पर कोई आवेश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेशित वस्तु। जैसे आप देख लीजिए दोस्तों, जैसे सोडियम में हमने क्या दिया? प्लस, तो ये आवेशित वस्तु है। क्लोरीन में माइनस, तो यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है? प्रोटॉन दिख रहा है। तो ये धन आवेशित वस्तु है। क्या है? धन आवेशित। अभी जो हम बताए ना, तो ये है धन आवेशित और ये है ऋण आवेशित। समझिए बात को, ठीक है ना? वैसे ही भैया Mg2+, वैसे ही Al3+, ये सब क्या है? धन आवेशित वस्तु है। क्या है? धन आवेशित वस्तु। वैसे ही अगर हम लोग देखें, जब वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, नहीं होता है, उसे अनावेशित या उदासीन कहते हैं। क्या? उदासीन कहते हैं। भाई आइए समझते हैं। जैसे अब हमने खाली सोडियम ले लिया, क्या है ये? अभी फिलहाल तो अनावेशित है। अनावेशित है। क्यों अनावेशित है? क्योंकि इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। और यहां से समझिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जैसे यहाँ Mg2+ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। तो याद रखना दोस्तों, ये जो होगा ना, अगर हम बात करें, अगर Na पर एक चीज यहां देखिए, थोड़ा सा यहां से समझ लीजिए, अगर Na पर माइनस लगा दूं और Na पर प्लस लगा दूं तो ये ज्यादा भारी होगा। क्या होगा? ज्यादा भारी होगा। और ये कम भारी होगा। समझ रहे? कम भारी होगा ये, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें से इलेक्ट्रॉन घुस गया। ठीक है? और एक बात, यहां पे प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। प्रोटॉन कहीं मूव नहीं करता भाई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा भारी है? 1836 गुना भारी है। तो प्रोटॉन तो मूव करेगा ही नहीं। प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। बड़ी कोढ़िया है, शुरू में ही बता चुके ना। तो आइए, यहां पे क्या बोल कि जब वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे अनावेशित या फिर उदासीन कहते हैं। उदासीन होने का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, यानी माइनस और प्लस फिर जीरो हो गया ना, इसलिए उदासीन। उदासीन का मतलब ऐसा नहीं। याद रखना, दुनिया में कोई भी वस्तुएं हैं, सभी में परमाणु उपस्थित होती है और अनगिनत परमाणु से ही बनता है सारा चीज मेरे दोस्त। तो आइए यहां पे थोड़ा सा अब हम लोग समझ लेते हैं कि चालक। क्यों चालक हम बता रहे हैं दोस्तों? क्योंकि चालक हम लोगों को जितना फिजिक्स जितना पढ़ेंगे, चालक जानना ही है। क्योंकि जहां भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन पास होगा वो चालक कहलाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा वो विद्युतरोधी कहलाएगा। इसलिए इस चीज को जान लीजिए। लिखेंगे वह पदार्थ जो अपने में से अपने में से होकर अपने में से होकर आवेश का प्रवाह
होने देता है, होने देता है। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसे चालक कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा उसे चालक नहीं कहते। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो धातुएं हो सकता है, धातुएं हो सकता है या नहीं, एकदम बिल्कुल हो सकता है। मानव की बात करें, इंसान हो सकता है कि नहीं, इंसान में करंट नहीं आता क्या, फटाक से आ जाएगा, हो सकता है। अगर हम जंतु शरीर की बात करें, जंतु जानवर वगैरह, जंतु शरीर की बात करें तो जंतु में क्या करंट नहीं लगेगा, फटक से लग जाएगा। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसमें ये एक चालक के रूप में होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर जाएगा। वैसे ही पृथ्वी की बात करें दोस्तों, तो पृथ्वी बहुत ही अच्छा चालक होता है, पृथ्वी बहुत ही अच्छा चालक होता है दोस्तों। समझ रहे हैं ना बात को, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, तो फिर सर इलेक्ट्रॉन का भंडार है तो करंट क्यों नहीं मार रहा है सर। भाई हमने बोला ना कि जब कोई वस्तु में समान इलेक्ट्रॉन और समान प्रोटॉन हो तो वो उदासीन होता है, इसका मतलब पृथ्वी उदासीन है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनगिनत एटम से बना हुआ है और हर एक परमाणु उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। आइए अब हम लोग देख लेते, तो पृथ्वी भी क्या है, एक चालक है, क्योंकि पृथ्वी में भी करंट फ्लो होता है। अभी हम लोग जब देखेंगे कहां पे, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन में, समझ रहे हो ना, प्रेरण के आवेशन में जब हम लोग देखेंगे, वहां पे देखेंगे फिर जाके जब चार्जिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखेंगे ना, वहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है भैया। क्या चल रहा है, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी कहाँ कुछ बताएं भाई, छोटा छोटा चीज बता रहे हैं अभी। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, चालक के बाद आता है आपका विद्युत रोधी, विद्युत रोधी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर। यानी विद्युत रोधी की बात करेंगे तो वह पदार्थ जो अपने में से आवेश, अब आवेश का यहां क्या मतलब है, आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा ना तो वो इलेक्ट्रॉन ही था, प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, क्योंकि वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है और वो बहुत भारी होता है। क्या होता है दोस्तों, वो बहुत भारी होता है, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। समझ रहे बात को, तो अपने में से आवेशों का प्रवाह, प्रवाह मतलब जाना, हाँ, प्रवाह नहीं होने देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे अगर बोलूं तो आप जैसे लकड़ी, क्या लकड़ी में आप कभी करंट फ्लो होते हुए देखे, लकड़ी भींगा हुआ में हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल होती है। क्या होती है, जल होती है, और जल विद्युत का सुचालक होता है, जल में करंट प्रवाहित होता है, यानी जल भी क्या है, एक चालक है। तो लकड़ी सूखा लकड़ी जो होगा उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, कारण करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये एक विद्युत रोधी है। क्या है, ये एक विद्युत रोधी है। लेकिन कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा, सर यहां ये अगर कच्चा हो जाए, कच्चा, आप देखो भाई, ऐसा नहीं कि करंट जब हम लोग तार को छुएंगे तो कच्चा सामान से छू देंगे, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। अगर छूना है तो सूखा, ठीक है, और चप्पल पहन के बोले ना, फिर वो दे देगा इलेक्ट्रॉन ना भाई। क्या है ना दोस्तों, थोड़ा सा बिजली चल गया था जिसके कारण रुक गए थे। तो क्या बात कर रहे थे कि हम लोग लकड़ी से किसी तार को ऐसे छुए तो चप्पल पहना हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, आप जैसे इससे छुएंगे तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो उधर फ्लो कर रहा होगा, तो प्रोटॉन बचा हुआ है। अब ये पृथ्वी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन खिंचाते खिंचाते वो प्रोटॉन के पास जाएगा, तो फिर करंट आपके अंदर फ्लो हो जाएगा, जिसके बाद तड़प तड़प के रह जाएंगे। इसलिए कह रहे दोस्तों, जब भी आप छुओ किसी चीज को तो चप्पल पहन लीजिए, और सूखे हुए चीज से, सूखे हुए लकड़ी से, तो लकड़ी इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर पीवीसी,
पीवीसी समझते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तार जो होता है ना, तरिया का जो बाहरी आवरण जो कवर होता है रे, हम लोग जैसे अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा पहनते हैं ना, तो तार को भी तो ढकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड लगाते हैं। वैसे ही भैया कांच जो होता है ना, कांच भी विद्युत का कुचालक होता है, समझिए बात को। प्लास्टिक भी होता है ना, प्लास्टिक, ये भी विद्युत का कुचालक होता है। बहुत ऐसी चीजें, जैसे पत्थर बालू, ये भी जो भी है विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत रोधी है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत छोटे छोटे टर्म को बताए हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए अब जो है हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्ज होने की विधियां या आवेशन की विधियां को हम लोग अगला लेक्चर में करते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।